गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर राजीव द्विवेदी, मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन बंथरा लखनऊ से आप सभी बीएड सेकेंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं का अपनी इस रिवीजन क्लास में पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि पूर्व के वीडियो में आप सभी से मैंने इंक्लूसिव एजुकेशन की मीनिंग एंड डेफिनेशन के संबंध में चर्चा की थी। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह टॉपिक है अधिगम अक्षमता या लर्निंग डिसेबिलिटी। आपके थर्ड यूनिट के अंतर्गत टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ के अंतर्गत ये टॉपिक आता है, जिसमें तमाम सारे कई प्रकार के डिसेबिलिटीज़ पाई जाती हैं। उन्हीं में से एक डिसेबिलिटीज़ लर्निंग डिसेबिलिटी है, यानी अधिगम अक्षमता या सीखने की अक्षमता। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि सीखने की अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है। छात्रों, सीखने की अक्षमता बाल मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान के लिए एक अबूझ पहेली है। इस संबंध में, इसके विषय में अभी तक समस्त शिक्षा शास्त्री, समस्त जो भी एजुकेशनिस्ट हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं, इसके कंसेप्ट के संबंध में एक मत नहीं हो पाए हैं। कोई लर्निंग डिसेबल बालकों की अपने प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास करता है, कोई अपने प्रकार से डिफ़ाइन करने का प्रयास करता है। फिर भी कई सारे तथ्यों को, कई सारे फैक्ट्स को देखते हुए अधिगम अक्षमता को हम कुछ निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। नंबर एक, जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बालक होते हैं, ऐसे बालक देखने में तो सामान्य बच्चों की तरह नज़र आते हैं। जैसे जो किसी भी क्लासरूम में सामान्य बच्चे होते हैं उन्हीं की तरह देखने में लगते हैं, किंतु एजुकेशन की दृष्टि से अगर हम देखें तो एजुकेशन की फील्ड में ऐसे बच्चे काफ़ी पिछड़े हुए होते हैं। एजुकेशन में पिछड़े हुए होने का मतलब यह है कि इनका जैसे अचीवमेंट, जो भी क्लासरूम के टेस्ट वगैरह होते हैं, इन सब में उनकी उपलब्धि या अचीवमेंट सामान्य बच्चों से भी काफ़ी कम होती है। इसके अतिरिक्त अगर हम दूसरे बिंदु के माध्यम से यह समझते हैं कि अधिगम अक्षमता एक ऐसी समस्या है, एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें जो बच्चा होता है वह साधारण होते हुए भी, यानी वैसे तो वो सामान्य होता है, किसी प्रकार की कोई डिसेबिलिटी देखने में नहीं समझ में आता है। एक तरह से साधारण होते हुए भी उसको रीडिंग, राइटिंग या रीजनिंग एबिलिटी में, रीजनिंग से संबंधित जो भी क्षेत्र हैं उनमें कई प्रकार की डिफ़िकल्टी फील करता है। यानी एक ऐसा बच्चा जो साधारण दिखाई देते हुए भी पढ़ने, लिखने और तर्क संबंधी विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की कठिनाई को महसूस करता है, ऐसे बालकों को हम लर्निंग डिसेबल यानी अधिगम अक्षम बालक कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे बालकों की एक विशेषता यह होती है कि इन बालकों में जो शैक्षणिक निष्पादन यानी जो एजुकेशनल अचीवमेंट उनका होता है, आउटपुट जो होता है, उससे जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे लिखने में, पढ़ने में, किसी चीज़ को कॉपी करके लिखने में। इसके अतिरिक्त भाषा संबंधी, जैसे बोलने में कोई वाणी संबंधी यानी स्पीकिंग में उनको कोई प्रॉब्लम होती है। इसके अतिरिक्त जो मैथमेटिकल कंसेप्ट हैं, यानी गणितीय संप्रत्यय हैं, उनको समझ पाने में भी, यानी जोड़, घटाने, गुणा, भाग
के सामान्य कंसेप्ट को भी समझ पाने में कठिनाई का सामना ऐसे बच्चे करते हैं। तो इस तरह का जो भी बच्चा इस तरह की विशेषताओं वाला होता है, तो ऐसे बच्चों को ही हम लर्निंग डिसेबिलिटी वाला बच्चा मानते हैं, यानी अधिगम अक्षम बालक कह सकते हैं। इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो अधिगम अक्षम बालक जो होते हैं, ऐसे बालक साधारण बालकों की अपेक्षा शैक्षिक शिक्षा के क्षेत्र में वो काफ़ी पीछे होते हैं। ऐसे लक्षण उनमें दिखाई देते हैं। इस प्रकार के बालकों को साधारण बोलचाल की भाषा में मंद शैक्षिक बालक या स्लो लर्नर भी कहा जाता है। सैमुअल किर्क ने, जो कि एक प्रसिद्ध चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1962 में अधिगम संबंधी यानी लर्निंग से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स के लिए एक वर्ड यूज किया था, लर्निंग डिसेबिलिटी। यानी अगर हम बात करते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो सैमुअल किर्क ने इस प्रकरण पर, इस टॉपिक पर बहुत सारी स्टडी की थी, बहुत सारी स्टडी का उन्होंने एनालिसिस किया था। उसके आधार पर उन्होंने इस तरह की प्रॉब्लम से रिलेटेड का जो डिसेबिलिटी वाला जो टाइप्स डिसाइड किया, उसी को उन्होंने लर्निंग डिसेबिलिटी के नाम से एक तरह से प्रचारित किया। अब हम बात कर लेते हैं अधिगम अक्षमता की कुछ परिभाषाओं की, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को यहाँ हम देखते हैं। एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हैं टेमिल और अन्य, यानी टेमिल एंड अदर्स के अनुसार अधिगम निर्योग्यता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी एक ऐसा वर्ड है जो असमान रूप से सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने जैसी योग्यताओं में बालक परेशानी का अनुभव करता है। यह परेशानियां आंतरिक होती हैं, यानी इंटरनल होती हैं, यानी बाहर से तो वो नहीं दिखाई देती हैं। बाहर से तो, जैसा कि अभी पहले में हम लोगों ने चर्चा किया कि ऐसे बालक बाहर से तो सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन इस तरह की जो लिखने, बोलने, पढ़ने वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो ऐसी परेशानियों को वो आंतरिक रूप से फील करते हैं। और एक इसमें ये भी विशेषता पाई जाती है कि यह केंद्रीय स्नायुमंडल यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की गड़बड़ी के कारण, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ठीक ढंग से कार्य न कर पाने के फलस्वरूप ऐसे लक्षण बालकों में दिखाई देते हैं। ना पढ़ पाने, ना ठीक से बोल पाने और ना लिख पाने की जो ये लक्षण दिखाई देते हैं लर्निंग डिसेबल बालकों में, वो उसमें टेमिल ने ये बताया है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ठीक ढंग से कार्य न कर पाने के कारण भी ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, यानी लर्निंग डिसेबिलिटी वाले लक्षण दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त लर्निंग डिसेबिलिटी असामान्य परिस्थितियों, यानी बच्चा जिस परिस्थिति में रह रहा है, अगर उसको सामान्य परिस्थिति का एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, परिवेश में कोई, यानी उसके एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम है, तो उससे भी इफ़ेक्टिव होकर के उसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है उसके लर्निंग डिसेबिलिटी पर। इसके अतिरिक्त अमेरिकन पब्लिक कानून यानी अमेरिकन पब्लिक लॉ ने भी लर्निंग डिसेबिलिटी को परिभाषित किया है। इसके अनुसार अधिगम की अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी का अर्थ एक ऐसे दोष से है जो एक या एक से अधिक उन बुनियादी यानी उन बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस से जुड़ा होता है जो भाषा को, किसी भी भाषा को समझने और उस भाषा को का लिखित या मौखिक प्रयोग से संबंधित होता है। इस विकृति यानी इस गड़बड़ी से पढ़ने, लिखने, बोलने, चिंतन यानी थिंकिंग करने और गणितीय सवालों को हल करने की जो स्किल होती है, उस स्किल में धीरे धीरे क्षीणता यानी कमी आती जाती है।
अब हम अधिगम अक्षमता के कुछ कारण भी होते हैं। अधिगम अक्षमताओं के उन कारणों को जान लेते हैं। सबसे पहला कारण अगर हम बात करते हैं अधिगम अक्षमता की, तो उसमें आता है आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी। हेरिडिटी का प्रभाव लर्निंग डिसेबिलिटी पर पूरा पड़ता है। आप देखते हैं कि जिन बच्चों के माता पिता में बोलने संबंधी, पढ़ने संबंधी कोई दोष पाया जाता है, तो ऐसे अधिकांशतः यह देखा जाता है कि ऐसे बच्चों, ऐसे माता पिता के बच्चों में भी वो गुण आ जाते हैं, जिसके कारण वह लिख पाने, बोल पाने में, चिंतन कर पाने में, यानी इन सब चीज़ों में कठिनाई महसूस करते हैं। तो ये आनुवंशिकता के कारण भी ऐसा संभव होता है कि जो बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसके अतिरिक्त जन्म पूर्व कारक, यानी जब बच्चा पेट में आता है उस टाइम पे भी बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जिनकी वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित हो जाते हैं। जैसे जन्म के दौरान कोई चोट आदि लगने के कारण, या जन्म के दौरान ज़्यादा पेन होने के कारण, सिजेरियन से अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है या सामान्य रूप से पैदा हो रहा है, तो इस चीज़ का भी प्रभाव उनके लर्निंग डिसेबिलिटी पर नकारात्मक किसी भी तरह से पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त सिजेरियन के दौरान कोई चोट लग जाने से, कट जाने से, ऑक्सीजन की कमी हो जाने से, तमाम सारे ऐसे कारक हैं जिसकी वजह से जन्म पूर्व के तमाम सारे ऐसे, यानी प्रीनाटल फैक्टर के अंतर्गत ये सारे कारक आ जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी वाले लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क की संरचना, यानी मस्तिष्क की संरचना में कोई यदि दोष है, यानी जो ब्रेन स्ट्रक्चर है उसमें यदि कोई दोष हो जाता है, तो उसके कारण भी लर्निंग डिसेबिलिटी वाले लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसके अतिरिक्त एक सबसे बड़ा कारक है एनवायरमेंटल फैक्टर, यानी पर्यावरणीय कारक। आप सभी जानते हैं कि बच्चा जब गर्भ में आता है, यानी प्रीनाटल स्टेज से ही बच्चे को एक एनवायरनमेंट मिलता है। अगर उसको पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें पॉजिटिव जो गुण होते हैं वो सारे गुण उसमें दिखाई देंगे। और किसी भी स्टेज पर बच्चे के जन्म से पूर्व से लेकर के जन्म के उपरांत भी यदि बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, तो उसके कारण भी लर्निंग डिसेबिलिटी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जैसे जन्म के उपरांत, अगर उसको जन्म के दौरान या जन्म के उपरांत भी अगर उसको तमाम सारे पोषक तत्व तो नहीं मिलते हैं एनवायरनमेंट में, खाने पीने की सुविधाएं अच्छी नहीं मिलती हैं, तो उसके कारण भी उतना उसकी बुद्धि का, उसके मस्तिष्क का या उसका फिज़िकल डेवलपमेंट उतना अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त सोशल एनवायरनमेंट भी बच्चे के लर्निंग डिसेबिलिटी के लक्षण का कारण हो सकता है। जैसे अगर माता पिता शिक्षित हैं, आस पड़ोस के लोग अच्छे हैं, शिक्षित हैं, तो इसका पॉजिटिव प्रभाव उसके लर्निंग पर पड़ता है। अगर माता पिता अशिक्षित हैं, घर का माहौल, एनवायरनमेंट कलहपूर्ण है, तो ऐसे एनवायरनमेंट में जो पढ़ने वाला बच्चा होता है उसका पढ़ाई लिखाई में भी मन नहीं लगता, और उसका चाहे फिजिकल, मेंटल, सोशल किसी तरह का भी डेवलपमेंट हो वो उतना अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है, जिसके कारण ऐसे बच्चे स्कूल जाने पर शैक्षिक रूप से भी कई चीज़ों में पिछड़ जाते हैं, और ऐसे बच्चे स्लो लर्नर के रूप में लक्षणों वाले दिखाई देने लगते हैं। इसके अतिरिक्त बायोलॉजिकल फैक्टर भी है, जैविक कारक भी है। जैसे जैविक कारक के अंतर्गत जो हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, इसके अतिरिक्त थायराइडिज्म है, इन सब में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके कारण भी लर्निंग डिसेबिलिटी वाले लक्षण दिखाई देने लगते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि जैसे बालपन में या चाइल्डहुड में जब बच्चे छोटे रहते हैं तो किसी केमिकल के प्रभाव में आकर के जैसे पेंट
पाउडर या जो भी चीज़ें इस तरह की यूज की जाती हैं, इन सब के प्रभाव में आकर के भी तमाम सारे ऐसे रोगों से ग्रसित हो जाते हैं या उनके जो विषैले जो प्रभाव हैं उनके ऊपर पड़ते हैं, जिसके कारण उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है और उसके कारण लर्निंग डिसेबिलिटी के लक्षण उनमें दिखाई देने लगते हैं। जैसे बच्चों में तेज़ बुखार आना, सिर में चोट लग जाना, इसके अतिरिक्त उचित रूप से संतुलित मात्रा में उनको पोषक आहार न मिल पाना, इन सब जैविक कारकों के कारण भी इस तरह के लक्षण यानी लर्निंग डिसेबिलिटी वाले लक्षण उनमें दिखाई देने लगते हैं। इसके अतिरिक्त संज्ञानात्मक प्रक्रिया दृष्टिकोण यानी कॉग्निटिव प्रोसेस अप्रोच के अंतर्गत इस दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्ति के संज्ञानात्मक क्रियाओं या कौशलों में कमी के कारण अधिगम अक्षमता होता है। यानी जो बच्चों का कॉग्निशन होता है, अगर उसका डेवलपमेंट अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है तो इस तरह के कारणों की वजह से भी बच्चे सीखने में पिछड़ जाते हैं, किसी भी चीज़ को लर्न करने में स्लो रहते हैं। बालक के कुछ बुनियादी संज्ञान यानी कुछ बेसिक कॉग्निशन और इन्फॉर्मेशंस होती हैं और उनका जो संचालन होता है उसमें देरी होने की वजह से अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी वाले एक तरह से विकार यानी दोष उत्पन्न होना लाजमी है ऐसे बच्चों में। कुछ अन्य कारक भी हैं इसके साथ साथ। अधिगम अक्षमता प्रायः किसी एक विकार के कारण के फलस्वरूप ना हो करके बहुत सारे जो कमियां होती हैं उसके कारण होता है। अधिगम अक्षमता वाले बालकों में अधिकतर अवरोधक व्यवहार से जुड़े विकारों का ध्यान देने संबंधी समस्याओं से भी ग्रसित होते हैं। एक अध्ययन के अनुसार अधिगम अक्षम के 25% बालकों में ADHD दोष भी पाया जाता है। तो छात्रों, आज हम लोगों ने लर्निंग डिसेबिलिटी और लर्निंग डिसेबिलिटी की डेफिनेशंस और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के कौन कौन से काजेज़ हैं या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लर्निंग डिसेबिलिटी के कारण होते हैं, उन सारे कारणों के विषय में हम लोगों ने चर्चा की। आशा करता हूँ कि ये आपके पेपर में भी एक प्रश्न बन सकता है कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, इसका कंसेप्ट बताते हुए इसके प्रमुख कारणों की चर्चा कीजिए, ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो आप लोग इस लेक्चर को सुन करके आशा करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य मिलेगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।